जाऊं तो मुझसे बात कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का कोई डाउट है पूछ सकते हो। पढ़ाई के अलावा भी कुछ है आपको लगता है क्लास में पूछी जा सकती है तो क्लास में पूछ लो, नहीं तो बाहर। पर मेरे आने के बाद अगर आप आपस में बात करते हो तो मैं जल जाता हूँ असल। मुझे जलन होती है कि मेरे होते हुए ये आपस में कैसे बात कर सकते हैं भाई। तो नहीं करनी है कुल मिलाकर के। और वैसे भी अगर अच्छे से अपन को कंसंट्रेट करना है तो इधर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी और काम की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। दोनों चीज आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बच्चों थोड़ी सी, और कुछ थ्योरी है उसको भी मैं आज फिनिश कर दूंगा। आज हम जो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है दैट विल बी फिनिश्ड टुडे। पूरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रिपरेशन का सबसे बोरिंग टॉपिक यही है, था मतलब, अब तो खत्म होने वाला है। और उसको भी हमने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लिया है। रीजन उसका यही है कि बस थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं चीजों को तो इंटरेस्टिंग बन जाती हैं, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग लगती हैं, है ना। वैक्सीनेशन का मतलब हम बहुत आगे निकल गए। ये भी अपन काफी आगे हैं यहाँ। यस, ये अपन कल बात कर रहे थे बेसिकली। तो मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे कि सबसे पहले किसने किया था, उसका फादर कौन है, इसका फादर कौन है। वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें तो आपके टिप्स पर होनी चाहिए। कि साहब चलते फिरते पानी पीते हो बाहर को मिले, अरे यार वो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ मालूम है तेरे को कौन है? इट इज नॉट ए पर्सन। थोड़ी अंग्रेजी अभी अच्छा याद आ गया मुझे। ये कोई आदमी नहीं है, ये एक बीमारी है। सोशल वेलफेयर का बैरोमीटर एक बीमारी है कि साहब समाज कल्याण का काम कैसा चल रहा है। अगर टीबी जैसी बीमारियां कम हो गई हैं, इसका मतलब बहुत सही योजनाएं सरकार अच्छा काम कर रही है। तो वो बैरोमीटर बना दिया उसका अपन ने। ये देख लो एक बार, है ना। आयुष के बारे में मैंने पहले 2 दिन पहले बता दिया था, पर ज्यादा बच्चे बाद में भी आ गए हैं। तो आपुष नहीं है, ये आयुष है। पहली चीज तो इसको देख के भ्रमित मत होना। आयुष का नाम सबने सुना है। आयुष का मतलब ए से आयुर्वेदिक। ये भी टिप्स पर होने वाली चीज। आयुष मिनिस्ट्री है, अब अलग से आयुष डिपार्टमेंट है। आयुष की भर्तियां निकलती हैं, है ना। और एनएचएम या जो रूरल वाला आपका जो प्रोग्राम था एनआरएचएम, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था 2005 से 2012 तक। अब आयुष के बारे में 3 डेट आ गई हैं जो आपको याद रखनी। डिपार्टमेंट कब बनाया था? 2003 में। 2003 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी क्या? कांग्रेस की थी? मनमोहन ही तो था। थे मतलब ऑनलाइन 4 में आए थे, है ना। तो कांग्रेस के उससे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? अटल जी तो नहीं थे कहीं? अटल जी थे, ओहो। अटल जी थे, ये तो बीजेपी को चला गया क्रेडिट भाई। 2003 में अटल जी थे, नवंबर में पक्का। हाँ, तो अटल जी ने ही आयुष जो डिपार्टमेंट है वो स्थापित किया, और मोदी जी ने मंत्रालय बना दिया। देशभक्त तो है, मानना पड़े, कट्टर राष्ट्रभक्त तो है। आयुर्वेद को काफी पहचान दिला रहे हैं। तो 2003 में डिपार्टमेंट बना दिया, 2014 में मंत्रालय बना दिया। और कांग्रेस ने भी, अब तो कांग्रेस मानना पड़ेगा, क्योंकि अलग से इसको एनआरएचएम में इंक्लूड कर लिया था। एनआरएचएम में इंक्लूड किया गया 2005 से 2012 तक। पूरा ही कांग्रेस का ही काल हो गया, 2005 से लेके 2012 तक। याद रखने के लिए चीजों को रियल लाइफ से, डेली लाइफ से कनेक्ट कर दो, तो आपको ये नहीं लगेगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारी लाइफ में कहीं आता भी है नहीं। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं तो इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। कुछ कंट्रीज का योगदान रहा है कम्युनिटी के फील्ड में भी, मेडिसिन के फील्ड में, हिस्ट्री के हिसाब से हमारे देश को भी गौरव प्राप्त हुए हैं। वैसे ज्यादातर तो नेगेटिव चीजों में ही गौरव मिलता है कि सब भारत का नाम इसके लिए, भारत में सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा वो है। पर फिर भी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे फर्स्ट कंट्री टू सोशलाइज मेडिसिन कंप्लीटली।
रशिया, रूस को इंग्लिश में रसिया बोलते हैं। ये दो मैंने बताया था ना, हिंदी इंग्लिश में नाम बदल जाते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर हो गया था, है ना, अरस्टू एरिस्टोटल हो गया था, वैसे ही रूस रशिया होता है, ये तो हम जानते हैं सब। सोशलाइज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए सोशलाइज मेडिसिन क्या होती है। इतना स्लिम क्यों लिखते हैं? आपको दिखता तो है ना? ये दो आ गए क्या? नहीं नहीं, ये तो वो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिलेवेंट है सीएचओ के एग्जाम से। सरकार ने नौकरी निकाली है, सरकार ही प्रोग्राम चला रही है और ये योजनाएं भी सरकार की होती है। सोशलाइज मेडिसिन और एक होती है स्टेट मेडिसिन। ये दो चीजें समझने वाली हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं, और दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्टेट मेडिसिन को आप सिंपल एक लाइन में या एक शब्द में बोल सकते हो, फ्री मेडिसिन, जो सरकार बांटती है, मतलब मुफ्त, जैसे एटीटी मुफ्त बांटती है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सरकार ने बहुत योजना चलाई थी जब हम छोटे थे, इवन आई वाज स्मॉल किड, तब से देखते थे सब, है ना, कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन होता था, पिल्स वगैरह भी बांटी हैं कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के हिसाब से, एसटीडीज को कम करने के लिए। तो फ्री मेडिसिन मतलब गवर्नमेंट पूरा खर्चा बेयर करेगी, वहन करेगी और फ्री बांटेगी। स्टेट के जो एम्प्लॉय होते हैं, आरजीएचएस, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो वो स्टेट मेडिसिन उनको फ्री मिलती है। आरजीएचएस में फ्री है कि साहब आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये सुविधाएं सारी फ्री मिलेंगी। तो ये तो क्या होगी आपकी स्टेट मेडिसिन। पैसा तो देखो अपना ही है, मिडिल क्लास जो है, या जो अपने में से भी कम लोग ही होंगे जो टैक्स पे करते हैं एक्चुअली। कुछ किसान है तो शायद वो उसमें नहीं आ रहे होंगे टैक्स पे की में, लेकिन पैसा तो पब्लिक का ही और पब्लिक में ही बट जाता है। सरकार तो अपनी जेब से देती नहीं है, बल्कि अभी जब दूसरी सरकार आती तब पता चलता है इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो स्टेट वाला मतलब फ्री। सोशल मेडिसिन में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, प्रोविजन किसका है? गवर्नमेंट का, लेकिन उसको ऑपरेट कौन करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फर्म होती है या कोई और ग्रुप्स होते हैं। यस, एनजीओ, एनजीओ भी हो सकता है, लेकिन एनजीओ एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो डिफरेंट थिंग हो गया। यहां पर तो जैसे चिरंजीवी या भामाशाह स्कीम है, तो सरकार प्रोवाइड करा रही है ना, वो बिल पास तो गवर्नमेंट से होकर के आएगा, लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दे दी है कि साहब इस स्कीम के अंदर आप सर्जरी कर सकते हो, भर्ती कर सकते हो, ये सुविधाएं सारी। और वो बिल क्या होता है? गवर्नमेंट उनको देती, जो फिक्स रेट कर रखी है कि साहब ओपीडी की इतनी है, इस ऑपरेशन का इतना चार्ज आपको मिलेगा। तो ऑर्गेनाइज या ऑपरेट बाय प्राइवेट ग्रुप्स। तो ऐसे बहुत ही सिंपल सी बात है कि सोशल मेडिसिन का मतलब ये है कि साहब सरकार मुफ्त तो नहीं बांट रही है, लेकिन सरकार आपको इनडायरेक्टली हेल्प करा रही है, ऐसी योजनाएं चला रही है जिसके अंदर आपको सरकार इलाज नहीं कर रही है, लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के इलाज करा सकते हो और उसको इनडायरेक्टली सरकार ही प्रोवाइड कराती है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिस कंट्री ने लागू किया था वो था रूस, जो अपना मित्र है, देखा जाए मित्र देशों की सूची में आता है। रशिया इज अवर फ्रेंड कंट्री, अवर अच्छे से हमारे ताल्लुक रहते हैं हमेशा, है ना। तो रशिया के बारे में आपको, रशिया की और क्या, रशिया से लोग एमबीबीएस करके आते हैं, ऐसे याद रखा करो भाई, सस्ती हो जाती है। यूक्रेन से, रशिया से, यूक्रेन रशिया का युद्ध जब शुरू हुआ था तो मेडिकल स्टूडेंट फंस गए थे, सरकार ने निकाला था, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा जनरल नॉलेज को भी अपडेट रखा करो कि ऐसा हुआ था। तो वही रशिया है जिसने सबसे पहले सोशलाइज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया था, लागू कर दिया था। वैसे तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, फिर भी आपको पूरा हक है कि सर 1 मिनट मुझे जरा हिंदी में बताना, बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कंट्री जिसने
कंपलसरी सिकनेस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मायाजाल विदेशों में तो भयंकर है, अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में हर आदमी इंश्योर्ड होता ही होता है, इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी कर रखा है ना। उसके कुछ फायदे भी है, मतलब आदमी को चिंता नहीं रहती कि सब बीमार हो गए तो इलाज का खर्चा कहाँ से आएगा। हमारे देश में अब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं, अब लोग अवेयरनेस कहते हैं कि सब अवेयर हो गए हैं, स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हो गए हैं, कुछ भी कहो, लेकिन हाँ ये चीजें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लोग इंश्योरेंस कराने लग गए है ना। पहले लोगों को लगता था कि हर महीने पैसे देते रहो, क्या फायदा, क्या पता बीमार हुए नहीं हुए, और हम क्यों बीमार होंगे, ऐसे सोचते थे। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि सब कितना खर्चा आता है और लोग अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक हो गए हैं, तो इंडिया में हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये पूछा जाएगा, सबसे पहले कौन सी कंट्री ने स्टेट इंश्योरेंस या कंपलसरी सिकनेस, सिकनेस मतलब बीमारी का बीमा कराना शुरू किया था? जर्मनी। जर्मनी का नाम तो आया है कहीं ना कहीं। होम्योपैथी जर्मन पद्धति है इलाज की, आयुर्वेदा भारतीय पद्धति है इलाज की, यूनानी, यूनान की है, यूनान की है, यूनानी नाम से पता चल रहा है। तो जर्मन दो चीजों के लिए बहुत फेमस हो गए, एक तो सबसे पहले सिकनेस इंश्योरेंस, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको नहीं पढ़ा जाएंगे कहीं पर भी, लेकिन ये पूछे जाएंगे, बिकॉज ये सब किसकी हिस्ट्री है? कम्युनिटी हेल्थ की। तो जर्मनी वो पहला देश था जिसने इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दिया है ना, लागू कर दिया। तो याद कैसे रखना है जर्मनी का? और क्या नाम फेमस है? एक तो होम्योपैथी हो गया, ये तो पढ़ा है आपने, जनरल नॉलेज की बात, जर्मन आर फेमस, जी के, जर्मनी की ये चीजें बहुत फेमस है। लग्जरी कार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये सब ब्रांड्स कहाँ के हैं? जर्मन ब्रांड्स। नाम है कि सब जर्मन मेड, ऐसे बोलते हैं ना कि सब इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे जापान का अच्छा नाम है, सब जापानीज टेक्नोलॉजी। एसी में कॉयल किसकी लगी है सब, या जो इसमें मोटर होती है वो या तो चाइनीज होती है या जापानीज होती है। तो जापानी है तो अच्छी होगी, जापानीज है इसका मतलब बढ़िया होगी, थोड़ी महंगी भी होगी तो लोग ले लेते। तो नाम हो गया कि सब जापान का। जैसे फोर्ड जापान की कंपनी, अमेरिका की है फोर्ड, तो होंडा जापान की है ना, फोर्ड अमेरिकन है, तो उनके भी अच्छे व्हीकल्स है। लेकिन लग्जरी गाड़ियों में जो नाम जर्मनी का है ना, वो किसी का नहीं। जर्मनी, अरे यार जर्मन, मेड इन जर्मनी है यार, कार तो लग्जरी होगी, या इसकी क्या, इसके फीचर्स क्या पूछ रहे हो, आंख बंद करके ले लो, बिकॉज इट इज जर्मन, ऐसे। तो जर्मनी का कार फेमस है, कार में इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो इंश्योरेंस लागू करने वाला जर्मन। ये अभी बनाया मैंने बताते बताते कि यार ये तो इजी हो गया याद करना, और भी ज्यादा। अगर आपको एक बात भी पता है कि जर्मनी की गाड़ियां, लग्जरी कार बहुत अच्छी होती हैं, बहुत रेपुटेटेड हैं वो। तो इंश्योरेंस सबसे पहले हेल्थ में या सिकनेस इंश्योरेंस किसने शुरू किया था? जर्मन। ऐसे याद कर लिया तो याद करके भूल जाओ इसको, सीधा जब क्वेश्चन आए ना तब पूछना है जर्मनी कौन सा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ओहो, इंश्योरेंस तो कार का भी, तो कार अच्छा जर्मनी, सीधा ही पूछ लिया। आप मन में बोलोगे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट ही आएंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं घुमाने के लिए। अब सीना चौड़कर, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग, ज्यादा गर्व करने की बात नहीं है, बच्चे पैदा करने रोकने पड़ गए। मतलब ठीक है प्राउड कर सकते हो, लेकिन ये मजबूरी थी, सब रुको, इतनी जनसंख्या हो गई है, जगह कम पड़ रही है, पॉपुलेशन कम करो। आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ 8 अरब हो गई है जनसंख्या, पता है आपको? मतलब आज के न्यूज़पेपर में है, कल हो गई होगी या आज हो गई होगी। तो उसमें थोड़ा सा मैंने हेडिंग हेडिंग देखी थी, उसमें लिखा था कि चीन से दुगनी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की डेट में। ये भी जीके, करंट जीके, और ये सीएचओ के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अखबार की एटलीस्ट हेडलाइन देख लिया करो, मेरे से ज्यादा बिजी शेड्यूल नहीं होगा तो भी मैं देख ही लेता हूँ, तो आप भी देख लिया करो। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहाँ शुरू किया था, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, इंडियंस। मैंने बहुत साल पहले एक खबर पढ़ी थी, मतलब ये भी कम्युनिटी में ही पढ़ा था, खबर नहीं है ये तो मैंने बुक्स में पढ़ा था, कि कुछ कंट्रीज की जो पॉपुलेशन रेट है या फर्टिलिटी रेट कहना चाहिए, वो नेगेटिव में चल रही है। मतलब वहां जितने लोग मर रहे हैं उससे कम पैदा हो रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट। अपन डिस्कस करेंगे, अगर मैंने पढ़ाया डेमोग्राफी, नहीं तो जो भी पढ़ाएगा वो बताएगा आपको इस बारे में। तो मेरे को तो ताज्जुब हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, और उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है
कि उनके पास में एरिया बहुत है, लैंड बहुत है, जमीन खूब है, पैसा भी बहुत है। तो मैंने कहा यहां से ले जाओ। लोग एक्चुअली न्यूज में आप ये भी पढ़ते होंगे कि जैसे कुछ अजीब सी न्यूज होती है ना कि साहब शादी के लिए इतने रुपए देने को तैयार है, मतलब वहां जाके रहो, आपको पैसा भी मिलेगा और जनसंख्या जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, वहां कोई रोक टोक नहीं है, वो तो इनाम देते हैं कि साहब जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैंने कहा ये तो धंधा भी हो रहा है और ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ रहा अलग से, इट इज इंडियंस के लिए तो रोकना पड़ रहा है। तो याद रखना बहुत आसान है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए या फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे पहले इंडिया में ही प्रोग्राम शुरू किया गया। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया। देखो गर्व करने की बात नहीं है सच पूछो तो, मतलब ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्लाइंड कहां पर है? इंडिया में थे, अब का तो मुझे नहीं पता, बट यस हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल वर इन इंडिया। वैसे पॉपुलेशन भी ज्यादा ही है ओवरऑल भी, तो अंधे लूले जैसे भी है सब ज्यादा यही होंगे ना अपने, क्योंकि हेल्दी भी यही ज्यादा होंगे, यंग भी यहीं पर ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अभी इंडिया के पूरे वर्ल्ड में। तो ठीक है भाई, ये चीजें अपन याद रख सकते हैं कि ब्लाइंडनेस को रोकने का प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ था? इंडिया में सबसे पहले। इस बात के लिए हम खुश होते हैं, ये वैसे बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो बनी थी ना, वो कहाँ बनी थी? इंडिया में बनी थी। फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो, फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो कलकत्ता में बनी थी। बनाई तो अंग्रेजों नहीं थी एक्चुअली उस टाइम पर, ये कब की बात है? 1897। तो इसमें हमारा कुछ है नहीं, अंग्रेज थे, अंग्रेज राज कर रहे थे, उनके हिसाब से चीजें हो रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के कलकत्ता में ये खोला था। कलकत्ता में पहला फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो शुरू किया था, और कोइंसिडेंटली कलकत्ता इंडिया में आता है, इसलिए हम कहते हैं कि सब फर्स्ट फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो इंडिया में शुरू हुआ था। कहने को तो इंडिया ही है, लेकिन अपना कोई योगदान इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, ये अंग्रेजों का ही बनाया हुआ था। तो कुछ कंट्रीज के नाम आपको याद रखने चाहिए, याद रखने होंगे कि साहब इस कंट्री ने ये सबसे पहले किया है। और भी फैक्ट्स आएंगे, ये बहुत कॉमन फैक्ट्स थे जो आपको जानना जरूरी थे। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाए, जो आपको मैंने हल्का फुल्का भी पढ़ा दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और कुछ नई जानकारी भी आपको दे देते हैं। कुछ चीजें कुछ बच्चों ने पहले पढ़ी हुई हो सकती हैं, तो लेट्स सी। अच्छा, क्वेश्चन का सीधा सा रूल है, देखो कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता है और मैं इसको तो रोक ही नहीं सकता, ये तो मुझे अभी बताना पड़ेगा, है ना? तो अपने जज्बातों पर, अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा सा काबू रखना है। आपको मौका दिया जाएगा कि आप मुझे आंसर दे सकते हो। पीपीटी है असल में, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। ये रहा। तो आंसर आपको तब देना है जब मैं आपको मौका दूं कि चलो ठीक है आप बता दो, और आपको लग रहा है कि मुझे आता है तो थोड़ा सा आप रुक सकते हो। यहां से शुरू करेंगे अपन। अगर ये नहीं भी पढ़ा है तो भी, ये क्वेश्चंस डालने का मेरा जो मकसद है वो ये बताना है कि ऐसे सवालों को कैसे हल करना चाहिए, और ऐसे सवालों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और इंटरनली मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि ऐसे सवाल इस बार पूछे जाने वाले हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनमें कॉम्बिनेशन बनाने वाले होंगे वो ज्यादा हो सकते हैं। गारंटी तो नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। ये सिर्फ भावनाओं की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आया तो मेरा गला मत पकड़ लेना, आपने तो बोला था कि ऐसे आएंगे। पर इनकी प्रैक्टिस भी अगर आप करते हो तो इसमें कई सारे पॉइंट्स एक साथ आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो इधर 3 है, इधर 3 है, जोड़े बनाने कुल मिला के, इसको जैसे बचपन में खेलते थे ना कि वो मिलाना है, तो वो घुमा करके आपको मिलाना है। तो इसका बहुत सिंपल फंडा है, मैं फिर से बता रहा हूं। इन तीनों में से, और इन तीनों में से जो एक पॉइंट आपको 100% श्योर हो, 100% पक्का मालूम है कि यही है, वो देखो सबसे पहले। ये मत देखो क्या कॉम्बिनेशन है, अपनी क्या आदत है, ये देखा यार ये फर्स्ट, ये दो दो, कुछ नहीं। अभी आपने सिर्फ ये देखा कि मैच दी फॉलोइंग ऑथर्स एंड देयर बुक्स, तो लेखक और उनकी किताबों को मिलाना है कि किस लेखक ने कौन सी किताब लिखी है। सुश्रुत का नाम सुना है? सुश्रुत का नाम इज्जत से, सम्मान से लिया जाता, क्यों? क्योंकि इंडियन फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, नॉट सर्जरी,
इंडियन सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। देखो केवल मतलब इंडिया के किस चीज के पिताजी हैं? इंडिया के सर्जरी की। भारत में जो सर्जरी शुरू की उनका उसका श्रेय सुश्रुत को जाता है। ऋषि थे सुश्रुत ऋषि, नाम सुना हो इतिहास। चरक ऋषि थे, चरक संहिता लिखी इन्होंने, सुश्रुत संहिता लिखी। तो इन्होंने इंडियन फादर ऑफ सर्जरी या फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत है अनडाउटेडली। प्लास्टिक सर्जरी के ओवरऑल पूरी दुनिया के ही फादर है किसमें? प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक्स। प्लास्टिक सर्जरी ही कॉस्मेटिक सर्जरी होती है एक्चुअली, है ना, जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। तो सुश्रुत का नाम हमने सुना है। और वैसे अगर आपने नाम नहीं भी सुना होता, मैंने नहीं सुना सपोज, तो यार सुश्रुत संहिता कोई और तो लिखने से रहा, इसमें क्या दिमाग लगाना है? सुश्रुत मतलब होता क्या है, जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जब हम डरे हुए होते हैं एग्जाम से, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो बहुत सिंपल लॉजिकल चीज है, बहुत बच्चों वाली, मतलब कॉमन सेंस जिसको हम बोल सकते हैं, उन पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है और उसकी वजह से हम क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मान के चलो 100% सही होंगे। 4 हो सकते हैं, 5 जोड़े हो सकते हैं बनाओ, उनमें से 2 तो आपको आते ही होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एग्जाम की तैयारी करके जा रहे हो और आपको एक भी नहीं आ रहा। सुश्रुत क्या है, ये क्या पूछ लिया। हो सकता है ये 2 नाम आपने नहीं सुने हो, पर हिम्मत तो रखो, देख तो लेते हैं। तो एक बात तो पक्की हो गई कि सुश्रुत संहिता के तो लेखक वही होंगे। तो ए में तो सेकंड आएगा, ये तो पक्की बात हो गई। मैंने क्या कहा, 100% हो तो ही ये खेल खेलना है। ये सियासी खेल तभी खेलना है जब आप एटलीस्ट 100% श्योर हो 1 या 2 पॉइंट पर। तो ए में सेकंड देख लेता हूं मैं। ए में सेकंड देखो, दिख गए क्या? सी और डी, मतलब 2 ऑप्शन तो गए, 2 ऑप्शन तो गए। इसका मतलब अब संभावना 50-50 है। पर अभी बजरंग बली का नाम लेके नहीं करना है कि जहां उंगली चली जाए। अभी दिमाग फिर से लगाना। देखो एवी कहना, बड़ा अजीब सा एवी कहना, हमारे यहाँ ऐसे नाम होते नहीं। एवी कहना लेखक ही ऐसा, इसने क्या लिखा है हमें क्या पता, हमें नहीं पता। लेकिन हिप्पोक्रेट का नाम तो सुना है, फादर ऑफ मेडिसिन। यस, अच्छा, और फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, उसके साथ चिपका दो। मेडिसिन का फादर है ना, उसके साथ में चिपका दो। तो जब भी फादर ऑफ मेडिसिन का नाम आए, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। मैंने पहली क्लास में बता दिया था, इसलिए इनको पता है। फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन है? हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। मेडिसिन की शुरुआत इसने की थी। इसने मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी दी कि ये जो बोलते हैं ना कि दैवी प्रकोप है, सुपर नेचुरल, सुपरस्टिशियस, इन चीजों को इसने खारिज कर दिया था हिप्पोक्रेट ने उस जमाने में, 450 BC ईशा पूर्व, है ना। तो पादरी वादरी पीछे पड़ गए थे कि क्या पागल आदमी है, इसकी बातें मत मानना, सुनना मत, और ये तो क्या बोलते हैं उसको, जो धार्मिक नहीं होता, नास्तिक है या अधर्मी है। ऐसे नास्तिक तो फिर भी ठीक ठाक लगता, सुन, अधर्मी है, विधर्मी या इस तरह का बोला होगा इसको। तो बहुत परेशान हुआ था, भागता फिरा था, लेकिन अपनी बात पर टिका था कि सब बात तो यही है, मानो या मत मानो। तो उस जमाने का हिप्पोक्रेट बहुत पुराना, उस जमाने में किताब लिखी होगी तो आग हवा पानी प्लेसेस ऐसे ही बात करी होगी। उस टाइम पर कोई मेडिकल साइंस कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं। हिप्पोक्रेट ने जो किताब लिखी थी, अब मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सी थी, एयर वाटर प्लेसेस। अब उसको नहीं पता था कि आने वाले समय में CHO का एग्जाम हिंदी में होने वाला है, वरना इस किताब का नाम लिखता पानी हवा पानी और जगह, प्लेस स्थान, स्थान, हवा पानी और स्थान। तो ठीक है, हमने उसका भले ही हिंदी में कन्वर्ट कर दो, लेकिन एयर वाटर प्लेसेस किसने लिखी थी? हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट के 3 बातें होगी खास। पिताजी हैं एक तो किसके? मेडिसिन। मेडिसिन की शुरुआत इसने करी है कुल मिलाकर, जय हो। और थोड़ा मान सम्मान होना चाहिए। ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट यही था। इसके अलावा इसने एक किताब लिखी उस जमाने में, तो किताब का नाम था एयर वाटर एंड प्लेसेस। इसके अलावा एक ओथ ली जाती है ना, हिप्पोक्रेटिक ओथ। मेडिकोज जो डॉक्टर्स की जब डिग्री विग्री हो जाती है तो डॉक्टरों को एक ओथ लेनी पड़ती है। वही ओथ कौन सी होती है? हिप्पोक्रेटिक ओथ, शपथ। ओथ का मतलब शपथ, है ना। तो अब तो हो गया आसान। ए में तो सेकंड आ जाए और सी में ए आ जाए, ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे।
डी, डी ऑप्शन में, ए में सेकंड, चेक कर लेना, ए में सुश्रुता सेकंड सही है, बी पता नहीं मेरे को, तो सी फर्स्ट, सी फर्स्ट, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो आगे बात समझ में। तो दो ऑप्शन रूल आउट किए। अगर अगर आपको सी में फर्स्ट है ये पता है, सपोज आपको नहीं पता कि ये सुश्रुत कौन था, क्या लिखा था, लेकिन आपको पक्का पता हिप्पोक्रेट ने ये लिखा है, तो सबसे पहले आप ए और सी को रूल आउट कर दोगे, अब बी और डी में से आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा, फिर उसमें दो में से एक देखो कि एक तो मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ, तो ये हो सकता है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हल करना है। इन क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तरीका आपका अगर सही है इनको करने का तो आप सही कर दोगे, मतलब नहीं आते हुए भी सही कराओगे। समझ गए मेरी बात की, आप तरीका सही अपनाओगे अपनाओगे। अब जब हमें पता ही चल गया आंसर, तो अब थोड़ी जानकारी बढ़ा लेते हैं कि ये एवी कैना का क्या कहना, क्योंकि इसने किताब लिखी कैनन ऑफ मेडिसिन। इसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा, नहीं होगा भाई। ये थोड़ा चीजों को घुमा दिया करो और किसी को बताया मत करो कि तुमने कैसे याद करी है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। देखो ये आपके मेरे बीच की बात है, आपके दोस्त को ये नहीं पता चले कि हमने एवी कैना की किताब का नाम कैसे याद किया है। देखो यहाँ क्या आ रहा है, कैना, ये कैनन ऑफ मेडिसिन, कैनन ऑफ मेडिसिन किसने लिखी, एवी कैना। कल भी ऐसा कोई नाम आया था कुछ, मैंने उसका नाम थोड़ा बदल दिया था, याद नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा मॉडिफाई करती वो उसकी जैसी। हाँ अमरीश पुरी तो आएगा, वो तो दूसरा है सर्जरी के लिए, लेकिन कल मैंने कुछ बताया था टर्म को थोड़ा सा बोलने का अंदाज अगर आप बदल दोगे ना, तो इसको नेक्स्ट कैसे करना है बच्चों को बताएगा मुझे। अरे वाह हो गया। येलो में रेड, वो ट्रिक्स तो मैंने बहुत बता दी, वो बात नहीं कर रहा मैं, वो भी बताया था। उसके अलावा एक और था, नाम को बोला मैंने अलग तरीके से था बस। वो तो लॉजिक बताया था कि जंगल में बंदर होता है इसलिए मंकी। रीड रेड अलग बताया था, कल बताया, ये तो परसों की क्लास की बात है। हाँ हाँ वो तो अलग बात थी। हैंसन लेप्रोसी नहीं, जिसमें कोच नहीं, बोलने का था कि उसको बोला अलग तरीके से। अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ होमवर्क है करके आना चलो। वो तो बताया था, कोच भी बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं उसको, नाम को बस दूसरे तरीके से बोला था। सैमुअल हैनमैन, इस आदमी को अब नहीं भूल सकते, देखो प्लीज मेरी खातिर, ये आदमी फादर है पूरी एक पद्धति का। सैमुअल हैनमैन, अब इसका हिंदी में कोई करता हैनमैन सुन के तो मैंने बताया था कि क्या बोलता, मुर्गी मैन, मुर्गी मानव, हालांकि वो वाला हैन नहीं है, HEN वाला, लेकिन सैमुअल हैनमैन इज रेफर टू एज फाउंडिंग फादर ऑफ, रुको नहीं पता है कोई बात नहीं, आयुर्वेदा का हो ही नहीं सकता है, आयुर्वेदा का तो कोई इंडियन ही होगा, एलोपैथी का तो मालूम है कौन है, हिप्पोक्रेट, मेडिसिन वही तो है, एलोपैथी की तो है अंग्रेजों वाली मेडिसिन, हिप्पोक्रेट है। तो बचा कौन सा, योगा तो बाबा रामदेव, नहीं बाबा रामदेव नहीं है, ध्यान रखना, बाबा रामदेव कुछ भी नहीं है, आई मीन उसने सिर्फ प्रचार किया है उसका। योग तो हमारी बहुत पुरानी, और कौन सी संहिता लिखी है उसमें, हाँ चरक संहिता तो आयुर्वेद के लिए लिखी है, योग के लिए वो कौन सी बुक को रेफर करते हैं बाबा रामदेव बार बार, पतंजलि, तो उन्होंने ब्रांड बना दिया पतंजलि योगपीठ करके कुछ है, कोई ना कोई पतंजलि है शायद, कुछ ना कोई नाम है, मुझे भी क्लिक कर जाएगा। तो बचा कौन सा इनमें से, होम्योपैथी। तो अभी तो हमने ऐसे रूल आउट करके कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन अब इसको तो याद ही रख लेते क्योंकि बहुत बार आने वाला है। सैमुअल हैनमैन, ये नाम कौन सी कंट्री का साउंड करता है, जर्मन, क्योंकि पता है ना जर्मनी का ये, इसलिए। वैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जब चाइनीज चिंग चांग शुंग वो अलग तरह से होते, तो ये वैसा भी नहीं है, रशियन के अलग ही होते हैं।
ब्रेजिमर, प्रिशोर और ऐसे करके उनके वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं ना, लेटर्स जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप उनको प्रोनाउंस कर नहीं सकते, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इंडिया वाले दूसरों के लिए अलग होते होंगे। सोनू ये कोई नाम है? पिंकी ये कोई नाम है? वो लग रहा नाम शुरू ही नहीं हो पाया, उनको तो मजा ही नहीं आता, है ना। तो साउथ इंडियन वाले टक्कर दे सकते हैं। वेंकट रमन, उसमें भी अभी वो था ना, एक मूवी में दिखाया था, हाँ, धमाल में जो लक्ष्मीपति वेंकट रमन, अयप्पा रमन और जाने क्या क्या बोलता जा रहा था वो टक्कर दे सकते। तो आपको याद रखना, अब तो ये पॉइंट याद रखना, अब रूल आउट करने की जरूरत नहीं रही कि साहब इसको हटाओ। सीधी सी बात है, होम्योपैथी का जनक किसको कहा गया है? सैमुअल हैनमैन को। और वो कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी। तो होम्योपैथी किस देश की पद्धति है? जर्मनी। खत्म बात, तीनों बातें एक साथ। मैच, मजा आ गया, मैच की प्रैक्टिस करेंगे, चलो मैच करते हैं। मैच द फॉलोइंग पायोनियर्स ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड देयर अचीवमेंट्स। ठीक है, जनरल नॉलेज ही है वैसे तो देखा जाए तो, तीन ही है, चलो कोई, ये तो 2020 वाला हो गया, अभी वनडे वनडे भी आएंगे जब पांच पांच को आपको मैच करना पड़ेगा। देखो इधर साइंटिस्ट के नाम लग रहे हैं मुझे तो, है ना, और यहाँ उनके अचीवमेंट्स की, भाई उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया जो हमें पढ़ना पड़ रहा है उनको, आज उनका नाम बार बार लेना पड़ रहा है, नाम याद रखना पड़ रहा है कि सब एग्जाम में पूछेंगे। तो एक तो एडवर्ड जेनर है, एक जेम्स लिंड है और एक वॉल्टर रीड है। अब जिनको मैंने पहले ट्रिक बता दिया ना वो तो रुका नहीं जा रहा होगा, अरे सर मैं बताऊं ये तो ये है, लेकिन सबके लिए बता देता हूं। देखो इनमें से आपको कोई एक आध आता हो तो बहुत अच्छी बात है कि साहब ये तो मेरे को पहले से पता है। तरीका अभी भी वही है, क्या तरीका है? पहले एक ऐसा ऑप्शन सर्च करो जिस पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो। मुझे तो तीनों ही पता है असल में, लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई थी वो ये बताई थी कि वॉल्टर रीड को आप कैसे याद रख सकते हो? रीड मत पढ़ो, इसको रेड पढ़ो। और रेड क्या है? कलर है, लाल। तो इन बीमारियों में से जो कलर आ रहा है जिसमें, उसका लेखक या उसका जो खोज करने वाला है वो कौन होगा? रीड। तो किस में आ रहा है? येलो फीवर में। ये ट्रिक मैंने पहले बताई, हमेशा याद रहेगा इसे। तो वॉल्टर रीड तो किस में हो गया? येलो फीवर का। इसका मतलब सी में तो कौन सा हो गया? थर्ड। और इस बार तो मजा ही आ गया, अगर आपको सी में थर्ड मिल गया तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सी में थर्ड है, ऑप्शन सी। सी का मतलब वॉल्टर रीड जो थर्ड वाला है वो इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब सी में थर्ड केवल एक ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं, वैसे जेम्स लिंड ने स्कर्वी के प्रिवेंशन में सिट्रस फ्रूट्स के रोल को सबसे पहले बताया था। क्या बताया था? कि खट्टे फल यानी कि सिट्रस या साइट्रस फ्रूट्स खाने से आप स्कर्वी से बच सकते हो। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं बताया था कि आप इससे बच सकते हो। तो ये बात मुझे पता है, अब आप भी याद रख लेना कि जेम्स लिंड का एक ही कंट्रीब्यूशन है, वो है विटामिन सी रिच फ्रूट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? साइट्रस या सिट्रस। देखो तीन अलग अलग सवाल है। साइट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। मालूम है ना, बचपन से तो पढ़ते हैं खट्टे फलों में विटामिन सी, ऐसे पढ़ते हैं ना विटामिन सी की वजह से ही वो खट्टे हैं, क्योंकि विटामिन सी का नाम आप सबको पता ही है। विटामिन सी इज इक्वल टू एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड कैसे होते हैं? खट्टे। भूल गए क्या? मतलब भूलेंगे कहां से, हमने पढ़ा ही नहीं था कभी। लेकिन बचपन की साइंस है, बचपन की 10th 11th 12th की, एसिड हमेशा कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो साइट्रिक, सॉरी साइट्रिक क्या, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ही नाम है, और उन फलों को हम सिट्रस फ्रूट्स नाम देते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। और सिट्रस फ्रूट्स का रोल किसमें है? प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, है ना। इसका मतलब स्कर्वी इज
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है? आंसर है स्कर्वी। एक ही पॉइंट से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। एक पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बात सबसे पहले जेम्स लिंड ने बताई। सब खट्टे फल खाएंगे तो स्कर्वी से बचे रहेंगे। बाद में हमें पता चल गया कि क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, तो हमने ये भी बता दिया कि विटामिन सी प्रिवेंटिव है। किस चीज के लिए? स्कर्वी के लिए। या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाएगा, या फिर स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगा? विटामिन सी। बहुत ही सिंपल था। तो अब इस जेनर को क्यों छोड़ रहे हो बेचारे को? जेनर के बारे में वैसे तो बता दिया था मैंने। एडवर्ड जेनर, क्या खास बात थी इसकी? दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर। ये भी लिखने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि इसमें बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाया पहले? ये तो जेनर साहब ने फर्स्ट वैक्सीन बना दिया। अब पहला वैक्सीन बना किसका? लेकिन एग्जामिनर ये पूछे कि जेनर ने सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बनाया था, तो भी जो सबसे पहले बनाया उससे पहले तो क्या बनाया होगा? एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले, उसका काम क्वेश्चन को घुमाने का है, और हमारा काम नहीं घूमने का। हम नहीं घूमेंगे, कैसे भी पूछ ले, बात तो एक ही है ना। तो स्मॉल पॉक्स इज द फर्स्ट डिजीज जिसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हुई, और इसको एक और तमगा हासिल हुआ। वो क्या? ओनली डिजीज विच इज इरेडिकेटेड। तो ठीक है, इरेडिकेटेड है, इसका मतलब बहुत पहले वैक्सीन बना लिया था, तो अब तक हम उसको इरेडिकेट करने में कामयाब हो गए। गोला, ग्लोब, अर्थ, प्लेनेट, कुछ भी बोलो, उसमें इसका ना तो कोई मरीज है, और इंपॉर्टेंटली ना ही कोई वायरस धरती पर है। लेकिन राज की बात है ये, मतलब सीक्रेट जो जासूसी की बातें होती है ना, कि बहुत कंट्रीज ने, या ऐसा बोलते हैं लगभग सब कंट्रीज ने कुछ कुछ स्मॉल पॉक्स के वायरस को जिंदा रखा हुआ है, मतलब लेबोरेटरी में रखा हुआ है। कभी बायो वॉरफेयर, जैसे जैविक युद्ध हुआ कभी, उसके लिए अपन तैयारी का मतलब कि हर कंट्री करती है, लेकिन बताते नहीं कि हमने क्या क्या कर रखा है। ऐसे पढ़ते ना, अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं, उनके पास वैसे। जैसे कोविड के लिए बताते हैं कि सब चाइना ने कोविड ओरिजिन किया है, उसने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इस तरह की। अब तो उन कहानियों पर यकीन होने लगा है कि जाने क्या क्या करते हैं, और तैयारियां तो बहुत चलती हैं अंदर ही अंदर। तो ऐसा बोलते हैं कि सब हकीकत में स्मॉल बॉक्स है, मतलब लेकिन लेबोरेटरी में है ना। अर्थ से वैसे पब्लिक के अंदर नहीं है कि सब ये इरेडिकेट हो चुका है, तो हम इसको बोलते हैं कि इट इज इरेडिकेट। आंसर अभी भी आपको इरेडिकेशन में यही देना है। ये नहीं कि अरे सर ने बोला था कि वहां है, छुपा रखा है। वो तो अंदर की बात है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ये क्लियर है? तो एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इसने बनाया। कोई पूछा तो नहीं किसी ने कुछ? पायोनियर का मतलब अग्रणी इन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाय वैक्सीन। ये बात बहुत, मतलब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग या मजेदार सवाल है, क्योंकि मुझे लग रहा है एक भी बच्चा इसका सही आंसर नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं सबसे पूछूंगा कि कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। पायोनियर का मतलब सबसे पहले करने वाला, इन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाय वैक्सीन। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने शुरू किया, या कहां पर शुरू हुआ, या कौन करने वाला था? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सबका गलत है। फिर भी मैं पूछूंगा एक बार, कहां से शुरू करें? विश्वास से शुरू करते, बताना बेटा। डी मतलब लुई पाश्चर। नाम एक बार और, जब तक मुझे याद नहीं हो जाए, क्या नाम था? कानाराम, अब नहीं भूलूंगा। नहीं, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ। शिव, कान्हा शिव।
विष्णु, ओहो हो, आप कौन से अवतार हो? सागर। हाँ तो सागर से प्रकट हो रहे हैं, पहले विष्णु जी, फिर शिव, और फिर लाइन से बैठ रहे हैं, मतलब आज तो मजा ही आ गया। मतलब पढ़ाई के साथ में भक्ति अपने आप हो रही है। नाम तो ले ही रहे हैं। तो काना बताओ। लुई पास्टर मतलब डी, लोकतंत्र। शिव, शिव शिव शंभु, विष्णु जी। वैसे मैंने हिंट तो दे दिया, लेकिन अब समझने वाली समझें क्या है, बताओ। सागर के पड़ोस में क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र। नाचे तो जितेंद्र, बता जितेंद्र। मैं ले लूं ब्रेक, ले लूं, मैं आ जाऊं थोड़ी देर में, अब कर लो, बात बात हो जाए तुम्हारी। मतलब एक तो लेडीज तो आपस में बगल में बैठ जाए और फिर उनको बोलने भी नहीं दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर होता होगा, पर ये पाप तो मैं करता ही हूँ। बताओ क्या आंसर है, क्या लग रहा है? बैठ के आराम से। कविता तो वो हो, है ना? मंजू तुम हो, फिर इसका मतलब बताओ। ए, माय गॉड, आपका नाम क्या है? ज्योति। मैं कहूँ उजाला कहाँ से आ रहा है, ज्योति बताओ जरा। थर्ड, बहुत बढ़िया। लुईस पास्चर। कौर, डी, डी, ए, डी। जो बोल रहा कॉन्फिडेंटली, धीरे बोलने से सही नहीं होने वाला ना, गलत होगा, बताओ। डी। सबका हो गया मेरे ख्याल से, जो मेरी पहुंच। अरे बता क्या? बी, रोबोट कोच। तो बहुत मतलब अफसोस की नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं सरप्राइज हूं कि दो लोगों का आंसर अभी भी सही हो गया। द करेक्ट आंसर इज ए। थोड़ा छेड़छाड़ तो करें इससे अपन। द करेक्ट आंसर इज, मैंने क्या हिंट दिया था कि सब आप सोचोगे नहीं, आप उम्मीद नहीं करोगे। जैसे फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ में मैं कहूं कि साहब आप सोच नहीं सकते, आप बिल्कुल डिफरेंट, बिकॉज इट इज नॉट ए पर्सन, इट इज ए डिजीज। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाय वैक्सीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेकर आए थे, वो चाइनीज लोग थे। चाइना के अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। उनकी एक छोटी सी कहानी है। बेयर फुट डॉक्टर ऑफ चाइना बोलते थे उनको। एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, जो डॉक्टर होते थे या जो एक्चुअली एलोपैथी की पढ़ाई करते थे, वो गांव में सर्विस नहीं देते थे, जैसे अभी इंडिया में भी होता है कि सब रूरल में जाते नहीं है, ये हमेशा मुद्दा उठता रहता है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल दिया था, और उन्होंने जो पैरामेडिकल और जो लिमिटेड नॉलेज ऑफ मेडिसिन वाले लोग तैयार कर दिए। जैसे अपने सीएचओ को ले सकते हो आप। भाई सीएचओ में क्या है कि आपको रूरल में सर्विसेज देनी है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दे दिया गया है ताकि आप सर्विसेज वहां दे सको, और एक गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है कि साहब ऐसा नहीं है कि उनको कोई हेल्थ सर्विस मिल ही नहीं रही है। समझ गए मेरी बात? तो वैसे ही उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, और वैक्सीनेशन के या वैक्सीन के थ्रू बीमारी से बचाव को लागू करने का जो क्रेडिट जाता है, दैट गोज टू चाइना। तो चाइना का वैसे उपलब्धियां बहुत कम है मेडिसिन के अंदर, लेकिन इस चीज में वो पायोनियर थे। तो याद ही रखना है कि साहब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बाय वैक्सीन, ये किसने शुरू किया था? चाइनीज लोगों ने। इसलिए इसको चाइनीज मेडिसिन को इसका क्रेडिट जाता है। अब मुझे वापस कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना, यही तो था। कैसे वैसे नहीं घूम रहा ना। ठीक है, मेरा गुरु बनने की कोशिश मत करो, हो जाएगा, कर लूँ। सोशलाइजेशन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, लेकिन मैंने बता दिया था शुरू में थोड़ा थोड़ा। तो सोशलाइजेशन ऑफ मेडिसिन मींस, ये सवाल इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। आपको लगेगा कि यार मीनिंग तो एक जैसा ही लग रहा है, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है। धीरे धीरे पढ़ते हैं एक एक ऑप्शन को। सोशलाइजेशन ऑफ मेडिसिन का मतलब पूछा है कि होता क्या है, आप क्या समझते हो। पहला ऑप्शन दिया है, स्टडी ऑफ मैन एज ए सोशल बीइंग इन हिज टोटल एनवायरमेंट। अब ये डायलॉग ऐसे भारी भारी आएंगे, और अंग्रेजी में तो ऐसे ही आएंगे, हिंदी में इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। बड़ा मुश्किल होगा कुछ सवालों में कि सोशलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलोगे आप। सामाजिकरण नहीं बोल दोगे, चलो ठीक है। इसको भी ट्रांसलेट कर दोगे हिंदी में। हैंडमैन को मुर्गी मैन बोलोगे, इसका मतलब मुर्गी मानव।
देखते हैं। प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल एजुकेशन बाय द स्टेट बट ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अभी जल्दी मत करना। तीसरा ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल एजुकेशन बाय स्टेट बट ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल ग्रुप्स रादर देन बाय गवर्नमेंट। और स्टडी ऑफ मैन एज ए सोशल बीइंग इन इज होल लाइफ। मतलब मेरे हिसाब से ए और डी तो फर्जी से ही लग रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सोशल मेडिसिन या सोशलाइजेशन का आइडिया है जो मैंने अभी बताया था, तो आपको कंफ्यूजन केवल बी और सी में होना चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया था, अब तो आंसर आ जाएगा। सी, सी हियर, सी देखो, डी आएगा। सागर की अपनी ओपिनियन है। आपका नाम क्या था? सुषमा, बताओ क्या लग रहा है? सी लग रहा है। मंजू, ज्योति, इधर मेरी नजरें इधर कर लेते, आगे आ गया मेरा नंबर, आ गया, इधर देखना ही नहीं है, नंबर सबका आएगा। सी, सोच समझ के बोल रहे हो। तू रह गया था बेटा पिछली बार। हाँ, क्या आंसर है बता? सी। डी एक ने दिया है, और कोई देना चाह रहा है कुछ? क्या है? सी, सी, सी। द करेक्ट आंसर इज, मैंने ए और डी तो पहले ही हटा दिए थे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। और अभी थोड़ी देर पहले सबूत दूं क्या? ये रहा सबूत। शुरुआत में बताया तो था कि प्रोविजन तो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप्स या प्राइवेट ग्रुप्स उसको ऑपरेट करते हैं। आगे बात समझ में आते, इसीलिए तो बताया था कि ये काम आने वाली है और ये आपको याद रखना है। सीएचओ में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है या जिनको थोड़ा भी समझना पड़ सकता है, वरना ज्यादातर तो याद रखने वाली है। अब याद रखने के लिए भी आप दिमाग लगा लेते हो तो ये अपनी स्मार्टनेस है कि साहब अपन ने याद ऐसे रखा है। वॉल्टर रीड, रीड को रीड नहीं, हम रेड पढ़ रहे हैं। और येलो फीवर के लिए होता है क्योंकि इसमें बीमारी आती। काला आजार तो ब्लैक सिकनेस, आजार को हमने बुखार से, सिकनेस से जोड़ दिया, बीमारी से। तो ब्लैक डेथ, प्लेग बच गए, है ना? ऐसे याद कर लिया अपन ने। तो प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विस प्रोफेशनल एजुकेशन स्टेट बट ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड बाई। चलो चल गया। उसी बात पर एक बेहतरीन सवाल, ये सवाल आज की पूरी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट सवाल है, और अच्छे से पढ़ लो, मन में एनालाइज कर लो इसको। इसका सही आंसर देने वाले को एक बड़ी बड़ी वाली कैडबरी की फोटो दी जाएगी और संभाल के रखना उसको। बड़ी वाली कैडबरी की फोटो मिलेगी, क्योंकि अभी फोटो के लायक है, चॉकलेट के लायक की सवाल है नहीं। थोड़ा दिमाग लगा दिया तो आंसर दे दोगे। जो सवाल चॉकलेट के लायक होगा उसको चॉकलेट के लिए रखेंगे। डेंगू फीवर में एक सवाल है जिस पर मैं चॉकलेट दूंगा, पहले ही बता रहा हूं, इसलिए ढंग से समझना उसको। मैं पढ़ के बता रहा हूं, देखो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सोशलाइज मेडिसिन एक्सेप्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, पहले लिख रहे हैं साहब, एंश्योर्स सोशल इक्विटी, यूनिवर्सल कवरेज, सबको देते हैं, बराबर देते हैं, पहला ऑप्शन है। रिड्यूसेस कंजप्शन अमंग प्रैक्टिशनर्स, जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके बीच में कंजप्शन कम करते हैं, कंपटीशन, सॉरी नॉट कंजप्शन, कंपटीशन को कम करते हैं। नो आइडिया, आपको नहीं पता अभी, मुझे तो पता है लेकिन आपको सपोज नहीं पता। यूज स्टेट फंड्स फॉर फ्री मेडिसिन, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। ये सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एक बार को इसमें चारों सही लगेंगे, फिर जब मैं रेशनल बताऊंगा तब आपको। बी सही है। अच्छा, और बताओ भाई, बसंत आ गया है अभी आने वाला है? बसंत में टाइम है कि आ गया? आ गया, देखो एकदम पीली शर्ट में से लग रहा है बसंत छा गया। क्या लग रहा है बेटा कार्तिक? सी। इतनी जोर से बोला है कि मैं तो हिल गया। धीरे बोलने से क्या लगता है आपको कि शायद वहां पहुंचते पहुंचते सही हो जाए आंसर? धीरे बोलते हैं, आगे जाके बदल जाएगा वो। क्या लग रहा है काना? डी। काना ने तो अलग ही जवाब दिया है। मंजू जी? बी। सुनीता सुमन? बी। रोहित? ए।
अलग बोलना होता है। द करेक्ट आंसर इज कान्हा। मैंने कहा ना, अच्छा समझ नहीं, झगड़ा नहीं। कौन ही मार रही उसको टल्ला, बोला था ना, तो बता दे, आंसर सही था। मैं बोल देती, मेरे को भी नहीं बोल रही थी, और खुद भी नालायक। बाहर जाके पीट लेना, अभी रुक जाओ। यूटिलाइजेशन, अब देखो इसका रेशनल क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। क्यों सोशलाइज मेडिसिन का पर्पस क्या है कि भाई सरकार ने चिरंजीवी या भामाशाह क्यों निकाली है? जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सबको सुविधा मिल जाए, है ना। तरीका क्या निकाला कि साहब हॉस्पिटल्स को ऑथोराइज कर दिया, भामाशाह से जोड़ दिया, और भामाशाह अगर लिंक्ड है तो आप उसमें इलाज करा सकते हो उस योजना के तहत। तो दे तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर रहे। अब देखो, ये पर्पज पूछा है कि साहब इसका क्या मकसद था, एक्सेप्ट मतलब कौन सी बात इसके लिए गलत है, सिंपल। यूनिवर्सल कवरेज चाहती है सरकार की, सबको मिले, सब तक पहुंच जाए हेल्थ। ये बात बिल्कुल सही है। ये एक डॉक्टर होने के नाते मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूं कि अब कैपिंग कर दी ना, फिक्स है, 135 रुपए मिलेंगे ओपीडी के। समझ रहे हो मेरी बात, कि ओपीडी में जितने भी मरीज आएंगे, आरजीएच, ये कौन सी चल रही है अभी, आरजीएचएस, हाँ आरजीएचएस के, है ना, उसमें फिक्स कर दिया इस ऑपरेशन के इतने ही पैसे हैं। तो मारामारी खत्म हो गई। पहले क्या होता था कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो बता देता था वहां ले चलो, जो पेरीफ्री में बैठे हुए होते थे, क्वैक्स जिनको बोलते हैं, वो कहते थे कि फलाने पर जाना, मेरा नाम ले देना। समझ गए। तो आप मरीज को लगता था कि साहब हमारे लिए कितना सोच रहा है, और नाम लेंगे तो सिफारिश भी हो जाएगी, और उसको नाम लिखवाना था कि सब मेरे नाम से आया होगा, पर्चा देखो। समझ गए मेरी बात। तो वो कंपटीशन कम कर दिया, क्योंकि फिक्स प्राइस है। उनका जो बेनिफिट था वो कम कर दिया, लालच नहीं करें ज्यादा कि साहब हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो कंपटीशन खत्म हो गया कि भैया ठीक है, आरजीएचएस में भर गए हॉस्पिटल, अब क्या करे आदमी। तो कंपटीशन प्रैक्टिशनर्स में कम हो गया, ठीक है। ये तो है ही, ये तो इसकी डेफिनेशन है कि साहब ये प्रोवाइड प्रोवाइड कौन कराता है, स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट नहीं दे रही, लेकिन अल्टीमेटली तो बिल वहीं से उठ रहे हैं ना, सरकार से उठा रहे हैं, भामाशाह आरजीएचएस में। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है एक्चुअली। ये बात इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ये सही है एक तरह से। क्यों सही है? क्योंकि पहले आदमी खर्चे की वजह से अगर नहीं यूज कर रहा होगा हेल्थ फैसिलिटीज को, तो अब यूज करना बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसमें सोसाइटी का पार्टिसिपेशन मैटर करता है। लोग कितने अवेयर हैं, इस बात से ये तय होगा कि यूटिलाइजेशन हेल्थ फैसिलिटीज का इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो ये सवाल अच्छा क्यों था? क्योंकि चारों ऑप्शन रिलेटिवली तो ठीक ही है, लेकिन हमें तो जो सबसे कम सही है वो छांटना है, क्योंकि गलत पूछा है। तो पूरा गलत अगर एक भी नहीं है, तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो लगभग गलत है या पूरी तरह से सही नहीं है, और वो आंसर है आपका फोर्थ। क्योंकि इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज में सोसाइटी का, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, या कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पर निर्भर करता है सोशलाइजेशन ऑफ मेडिसिन, ना कि केवल और केवल गवर्नमेंट के ऊपर। आगे बात समझ में आई है कि खाली मुंडी हिला रहे हो? भाई इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, 100% सही। इसमें ये भी मैंने समझा दिया, 100% क्या, ये तो 200% सही है। क्योंकि जब बैठते हैं ना डॉक्टर आपस में, यार कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर खराब है मेडिकल में, ये कहना शुरू कर दिया कि अब कोई फ्यूचर नहीं है, कि ये सब चीजें सरकार, अब कौन दिखाने आएगा? एक बात बताओ, कोई ऑपरेशन 50,000 का हो रहा है, वहां कोई मरीज क्यों जाएगा? जब फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में आरजीएचएस की सुविधा मिलेगी, तो कोई प्राइवेट कैश में भर्ती होगा क्या? कोई नहीं होगा। तो कंपटीशन खत्म कर दिया एक्चुअली। ईएचसीसी जैसे हॉस्पिटल अभी तक इसलिए खड़े हैं, चल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने क्वालिटी केयर इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा या एक्सीलेंट दे दी है कि लोगों को मालूम है कि यार यहाँ की केयर तो बिल्कुल अलग है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, सब ऐसे नहीं है जो आरजीएचएस के लिए मरे जा रहे हैं। आपको तो जान के ताज्जुब होगा, मुझे भी होता है कि यार इतने पैसे वाले लोग कहाँ रहते हैं, ये कहाँ थे अब तक। क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो भी आता है वो बहुत रिच है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको कहते हैं कि साहब आज छुट्टी करा लो, देख लो डॉक्टर साहब अभी एक आध दिन और रख लो, क्योंकि बढ़िया केयर मिल रही है, बहुत अच्छी, हर चीज टाइम से हो रही है। तो उनको लग रहा है कि यार क्यों रिस्क लेना है, अभी और एक दो दिन आईसीयू में रख लो। जबकि
बेचारा आम आदमी तो क्या सोचता है कि डॉक्टर साहब देख लो, अगर हो जाए तो शिफ्ट कर दो। अब तो बोलने भी लग गई है, खाना भी मुंह से खा रही है। पेशेंट के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक एक दिन का मीटर भारी पड़ रहा है बेचारे के, 60-70 हजार का फटका लगता है एक दिन में। तो लेकिन वो केवल उन लोगों के लिए जिनके पास में यही नहीं पता कि डेली की इनकम कितनी है, पैसा खर्च कहाँ करना है, उन लोगों के लिए तो अलग बात है। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं। और इसने वास्तव में कंपटीशन खत्म कर दिया। फोर्टिस में भी आरजीएचएस चल रहा है, जो अपेक्स है उसमें भी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप उसको कोरिलेट कर सको कि ये बिल्कुल रियल लाइफ चीजें हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। राइट, चलिए, बेहतरीन सवाल था। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, इसमें अगर मैं तुक्का मारता ना तो सही होता मेरा। मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना तो मेरे को लगा यार ये सवाल तो मेरा गलत ही होगा। सीक्रेट ऑफ नेशनल हेल्थ लाइज इन द होम्स ऑफ पीपल, ये एक स्टेटमेंट है कि जो रहस्य किस चीज का, राष्ट्र के स्वास्थ्य का रहस्य किस पर निर्भर करता है, लोगों के घरों में निर्भर करता है, लोगों के घरों में रहता है। ये बात किसने कही है? जैसे महान लोगों के कथन हो जाते ना, गांधी जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, शास्त्री जी ने कहा था, भगत सिंह का नारा था, तो वैसे ही जिसका आंसर है वो हाथ खड़ा कर दो कि सब मुझे लग रहा है ये यही होगा आंसर। हाथ खड़ा कर दो। सुषमा, इस बार मत मानना इसकी बात, अगर लग रहा है कि ये आंसर है, भले ही गलत हो जाए तो हो जाए। यहां गलती कर देंगे तो एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहां जितनी गलतियां करोगे उतनी गलतियां कम होती जाएंगी एग्जाम के लिए। कार्तिकेय, सी, जोसेफ बोर। ठीक है, गुड ट्राई। अभी देखते हैं क्या निकलता है। काना, अरे अंग्रेज है ना, अंग्रेजों की तरह गोरा चिट्टा है तो बात भी अंग्रेजों की करेगा। शिव, चाय बन गई, बस तड़का लगाओ उसमें। अरे तुक्का है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बताना बेटा। सी, विष्णु आप बोलते क्यों नहीं, बोला करो। डी, और बताओ सागर। बी, सी, अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। डी, पीछे, ठीक है। तूने बता दिया था ना, क्या बताया था? ओके, डी। एंड द करेक्ट आंसर इज, सोचो, सीएचओ का एग्जाम है, गांधी, कोई नहीं पूछ रहा गांधी को, तो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज डी। सीएचओ के एग्जाम में नाइटिंगेल की बात करो सीधा सा, कई लोगों ने डी बोला था। अब सब बोलेंगे मैंने तो डी बोला था, आपने क्या सुना? आपने सी, नहीं नहीं मैं डी बोल रहा था। लेकिन याद रख लेना, और ये मेडिकल की किताब में दिया हुआ है, ये नर्सिंग की किताब का नहीं है क्वेश्चन एक्चुअली। जो मैंने प्रिपरेशन की थी जहां से, उसका सवाल है। तो मुझे लगा कि यार नाइटिंगेल का इतना नाम है और बच्चों को पता भी नहीं, तो कोई स्टेटमेंट इतना, जैसे लेडी विद द लैंप, इसके लिए आप हमेशा जानते हो, तो नाइटिंगेल के लिए कहा जाता है कि लेडी विद द लैंप। तो वैसे ही एक कथन और आपको मिल गया कि साहब इसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलो जल्दी कर लेते हैं अपन, है ना? या हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? हो जाएंगे फटाफट से, दूसरी क्लास का टाइम हो गया। फर्स्ट बैक्टीरिया एज ए कॉज ऑफ डिजीज, दुनिया का पहला बैक्टीरिया जिसके बारे में पता चला था कि ये बीमारी करता है, बैक्टीरिया। बोलो, मैं बता देता हूं क्योंकि ये तो याद रखना पड़ेगा। आंसर इज, लुई पास्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स पर काम किया था। रेबीज तो वायरस है और एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया जो कॉज डिजीज करने वाला हमें ज्ञात है। सबसे पुराना कौन सा है? बेसिलस एंथ्रेक्स या एंथ्रेक्स बेसिलस। वैसे बेसिलस कोकाई या बेसो कोकलाई, कोको बेसिलाई ऐसे नाम आ जाए ना तो आंख बंद करके समझ जाना कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। ठीक है, कोकाई मतलब
कॉमा शेप, बेसिलाई मतलब रॉड शेप, उनकी शेप के लिए बोला जाता है। ये मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं जो आपको बहुत मदद करेंगी एग्जाम में, इनको लिख भी लेना अगर आपको लगता है कि ये नई चीज है। क्वारंटाइन सबसे पहले किसके लिए अप्लाई किया गया था? सबसे पहले क्वारंटाइन अप्लाई किया गया था प्लेग के लिए, और आपको अभी पता ही नहीं है कि क्वारंटाइन होता क्या है एक्चुअली। आइसोलेशन का नाम सुना है? क्वारंटाइन का नाम सुना है? एक ही है कि अलग अलग है? बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। तो मैं अगली क्लास में ये बताऊंगा डिटेल में, लेकिन क्वेश्चन तो आपको एक तो पता चलेगा। सबसे पहले, सबसे वैसे पुरानी महामारियों में ना प्लेग का नाम आता है। महामारी, एपिडेमिक, मतलब गांव के गांव उजड़ जाते थे, पूरा गांव चला गया, मतलब डेथ हो जाती थी इतनी ज्यादा। एनीवेज, मैच करने का टाइम है क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इनमें से। अब मैं तरीका तो बता ही चुका हूं 2 बार आपको, तीसरा क्वेश्चन है कौन सा आपको सबसे पक्का पता है? इसमें से तो 2 पता है आपको, 2 तो पता ही होंगे। स्पॉटन, ये पैटर्न कॉफर को छोड़ दो। लुई पास्चर ने एक थ्योरी दी थी ना, जर्म थ्योरी। अरस्तु ने, अरस्तु ने उसने नहीं, हिंदी में बताया था स्वतः जनन का सिद्धांत, अरस्तु ने। स्पॉन्टेनियस ये रहा, लुई पास्चर ने। हाँ, अब तो आ ही गया, आएगा क्या? तो देखो, बी में 2, बी में 2 एक ही ऑप्शन है, ये लो। बी में 2, सी में ए, और ए में 3। पैटर्न कॉफर ने मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज की थ्योरी दी थी। क्लियर है? तो आज के लिए इतने सवाल काफी हैं, और ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा बोरिंग टॉपिक था जो आपने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लिया। आगे आने वाले टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और कुछ कुछ में तो समझाने का स्कोप भी है जो आपको समझाना होगा और आपको समझना होगा, राइट? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच आज के लिए।